हेलो फ्रेंड्स, आज एक नए वीडियो लेक्चर सीरीज का शुरुआत कर रहे हैं जो जावा प्रोग्रामिंग पर बेस्ड है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये आपको पॉलिटेक्निक के 5th सेमेस्टर के बच्चों को ध्यान में रख करके इस वीडियो लेक्चर को बनाया जा रहा है ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें। और जावा में प्रोग्रामिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, जानकारी होनी चाहिए। उनके सिलेबस में जो कुछ भी है उसको ठीक तरह से समझने समझाने की कोशिश करेंगे और आशा है कि इस वीडियो लेक्चर से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और आप इस फील्ड में खास करके जावा प्रोग्रामिंग में जिनको इंटरेस्ट है उनके लिए ये ज़्यादा मददगार होगा समझने में और आसानी से वो जावा में फिर काम कर पाएंगे। तो सबसे पहले जावा प्रोग्रामिंग की बात अगर हम करें तो जावा प्रोग्रामिंग से पहले हम जानते हैं कि हमारे पास बहुत सारे लैंग्वेज पहले से थे। सी प्लस प्लस, बेसिक, फोर्ट्रन, इस तरह के कोबोल, बहुत सारे लैंग्वेज हमारे पास थे जिसमें हम प्रोग्रामिंग करते थे। तो जावा की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हमको एक नए लैंग्वेज की तरफ मूव करना पड़ा, क्यों हम एक नए लैंग्वेज के विषय में विचार करने लगे। तो देखिए, जैसे जैसे प्रोग्रामिंग का डेवलपमेंट होता गया, हार्डवेयर के लेवल पर डेवलपमेंट हुआ, कंप्यूटर का एक्सेप्टेंस बढ़ा, ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड में कंप्यूटर इस्तेमाल किए जाने लगे, तो एक कॉमन समस्या महसूस की गई कि हमारे पास डिवाइस तो बहुत तरह के बनाए गए, अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर भी बनाए गए। सॉफ्टवेयर मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो किसी भी कंप्यूटर पर काम करने के लिए जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया है वो किसी न किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड होता था। और डॉस और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पॉपुलर थे जिनके लिए हम लोग प्रोग्राम लिखते आ रहे थे। बाद में धीरे धीरे पॉपुलैरिटी बढ़ी, विंडो में भी तमाम तरह के वर्जन आ गए, नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट आ गया। तो ये बात करीब 94-95 की बात है जब हमारे पास इंटरनेट आ गया। इंटरनेट आने से हमारे यहाँ कंप्यूटेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो रिवोल्यूशनरी चेंज हो गया। अब हमें एक ऐसे प्रोग्राम की ज़रूरत थी, ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत थी जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड कॉन्सेप्ट हो। एक ही प्रोग्राम को 4-5 पार्ट में अलग अलग मॉड्यूल के रूप में डेवलप किया जा सके। बड़े बड़े प्रोग्राम बनाए जाने लगे, बड़ा बड़ा रिक्वायरमेंट होने लगा। तो ऐसी स्थिति में एक नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता महसूस की गई और उसी नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अप्रोच में, खास करके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अप्रोच की हम बात करें तो इससे पहले प्रोसीजर ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट था, सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग होती थी, प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन के आधार पर हम काम करते थे। लेकिन बाद में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तरफ मूव किया और जावा पहला 100%, नियरली 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको देखिए कैसे डिफाइन करते हैं कि जावा इज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज that is not tied to any particular हार्डवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब जब हम जावा में कोई प्रोग्राम डेवलप करते हैं तो वो किसी पार्टिकुलर हार्डवेयर का डिमांड नहीं करता, वो किसी भी मशीन पर रन कर सकता है। क्योंकि जब रिक्वायरमेंट बढ़ा तो हमने सर्वर बनाया, वर्क स्टेशन बनाया, स्टैंड एलोन पीसी बनाया, लैपटॉप बनाया, नोटबुक बनाया, इवन पे स्मार्ट आईफोन की बात होने लगी, स्मार्टफोन की बात होने लगी। तो इस तरह की डिवाइस जो आए, तमाम तरह के एम्बेडेड सिस्टम हमने बनाए, तो हमें एक ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत थी जो छोटे छोटे मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट पर काम कर सके। और उसमें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जावा लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया। पहली बार जावा सन माइक्रो सिस्टम ने इंट्रोड्यूस किया था। बाद के समय में सन माइक्रो सिस्टम को ओरेकल ने खरीद लिया। तो आज हम लोग जावा की बात करते हैं तो जावा का प्रोप्राइटर ओरेकल है।
ये अलग बात है कि ये इसके सारे वर्सन जो हैं वो ओपन सोर्स में उपलब्ध है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनके लिए कोई खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी कंपनी का लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप ओरेकल के साइट से डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सीखना है इसको। तो सीखने के लिए आपको इस प्रोग्राम को के कंपाइलर या इंटरप्रेटर को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही पावरफुल साइंटिफिक लैंग्वेज है और इसी लैंग्वेज को हम समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि सी और C++ जो बच्चे जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है C++, इस अगर इसको पढ़े हैं तो थोड़ा सा आपको सुविधा होगी समझने में। लेकिन जावा ऐसा नहीं है कि C और C++ पढ़ने के बाद समझ में आएगी। अगर आप चाहें तो जो बिल्कुल भी C++ नहीं जानते उनके लिए भी जावा उतना ही इफ़ेक्टिव और आसानी से समझ में आने वाला लैंग्वेज है, क्योंकि ये लैंग्वेज कम्प्लीटली उस पर बेस्ड नहीं है। कॉन्सेप्ट को जब आप समझ जाएंगे तो जावा में प्रोग्रामिंग भी आसानी से कर सकते हैं। अब तो हम प्रयास कर रहे हैं कि क्लास 9-10 में के भी बच्चों को हम जावा की प्रोग्रामिंग बताते हैं, क्योंकि आज का रिक्वायरमेंट है। जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट है और आज तमाम तरह के प्लेटफॉर्म पर जावा के एप्लीकेशन रन किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, इसलिए हम बच्चे भी सीख लेते हैं। तो आप आसानी से इसको सीख पाएंगे। इसके मेन एट्रीब्यूट की अगर हम बात करें जावा प्रोग्रामिंग में, तो सबसे पहली बात यह है कि ये जितने भी लैंग्वेज आप देख रहे हैं, इसमें कुछ लैंग्वेज हम जानते हैं कि लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमको ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है, और ये ट्रांसलेटर कंपाइलर या इंटरप्रेटर है। और इंटरप्रेटर या कंपाइलर की बात करते हैं तो पहले जो लैंग्वेज थे वो या तो कंपाइलर के थ्रू या इंटरप्रेटर के थ्रू कन्वर्ट किए जाते थे। इसीलिए या तो लैंग्वेज इंटरप्रेटर पर बेस्ड होते थे या कंपाइलर बेस्ड होते थे। उनको कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर चाहिए या फिर इंटरप्रेटर चाहिए। इसलिए ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते थे लैंग्वेज। किसी एक प्लेटफॉर्म पर लिखे गए प्रोग्राम को दूसरी प्लेटफॉर्म पर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। अगर सर्वर के लिए प्रोग्राम लिखना है तो अलग तरीके से लिखना है, नेटवर्क बेस्ड सिस्टम के लिए लिखना है तो अलग तरीके से उनको लिंक करने की ज़रूरत है, लिखने की ज़रूरत है। सामान्य स्टैंड अलोन पीसी के लिए अलग तरीके से लिखना है। लेकिन जावा वो पहला प्रोग्राम है जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों के रिक्वायरमेंट से चलता है। जावा के प्रोग्राम को जब आप कंपाइल करेंगे तो मशीन कोड में नहीं ट्रांसफ़र होता है, वो बाइट कोड बनाता है और बाइट कोड को फिर से इंटरप्रेट करके आप मशीन पर रन कर सकते हैं। तो कंपाइल करके जो जावा का बाइट कोड आप डेवलप करते हैं, जो प्रोग्राम इंटरमीडिएट बनाया आपने, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी मशीन पर रन कर सकता है बाय द हेल्प ऑफ इंटरप्रेटर। तो जावा पहला लैंग्वेज था जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों के सहयोग से मशीन पर रन करता है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा के प्रोग्राम लिखने के लिए आपको प्लेटफॉर्म देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमारा हार्डवेयर किस कंपनी का होगा, हार्डवेयर की क्या कैपेबिलिटी होगी, सॉफ्टवेयर की ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। जावा का प्रोग्राम बड़े आराम से इंडिपेंडेंट वे में बिना कुछ हार्डवेयर के लॉजिक के लिख सकते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट हो गया, इंडिपेंडेंसी मिल गई आपको। जावा के प्रोग्राम को हार्डवेयर की जानकारी होनी ही चाहिए ऐसी बात हम नहीं कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड पोर्टेबल। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी क्या हुआ, छोटे छोटे मॉड्यूल बनाए गए, उस मॉड्यूल को बाइट कोड में ट्रांसफ़र करके आप जिस भी एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। तो दूसरा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी मिली हमको। जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पहले के सोच से बिल्कुल अलग है। पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट था प्रोसीजर ओरिएंटेड, उसमें हम डेटा से ज़्यादा महत्वपूर्ण किसको देते थे, अपने प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को, ऑपरेशन को ज़्यादा ध्यान देते थे।
डेटा को कम महत्व देते थे। अब हम क्या करते हैं कि डेटा का एक इंडिपेंडेंट मॉड्यूल बनाते हैं, डेटा को ऑब्जेक्ट के रूप में हम कंसीडर करते हैं और ऑब्जेक्ट के बीच कम्युनिकेशन की बात करते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, आगे डिटेल चर्चा करेंगे, लेकिन हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जावा में प्रोग्रामिंग का जो लॉजिक है बेसिक सी प्रोग्रामिंग, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से बिल्कुल अलग है। और ये आसान है। अलग है का मतलब ये नहीं है कि ये मुश्किल है, थोड़ा सा आप एक्टिव रहेंगे, समझेंगे तो ये बहुत ही आसान है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो प्रोसीजर ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट था, जिसमें प्रोसीजर पर विशेष ध्यान हम देते थे, यहाँ प्रोसीजर पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मॉड्यूल और उनके कम्युनिकेशन की बात हम करते हैं। इसलिए रियल टाइम प्रोग्राम बनाने में सक्षम है। दुनिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो प्रॉब्लम है उनको रियल टाइम ऑब्जेक्ट की तरह हम ट्रीट करते हैं, इसलिए प्रोग्राम की रियल प्रॉब्लम पर बेस्ड प्रोग्राम आसानी से बनाया जा सकता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। ये रोबस्ट और सिक्योर है। पहले क्या होता था कि प्रोग्राम में अगर आप कोई गलती करते हैं तो प्रोग्रामर की गलती होती थी, प्रोग्राम की गलती नहीं मानी जाती थी, प्रोग्राम कोई हेल्प नहीं कर सकता था और वो आसानी से आपके किए हुए गलती के आधार पर भी रिजल्ट दे करके निकल जाता था। जावा ऐसा नहीं है। जावा कुछ काम ऑटोमेटिक तरीके से भी करता है, जिसमें एक टर्म आता है गार्बेज कलेक्शन। प्रोग्राम में अगर छोटी मोटी गलती आप करते हैं तो उसको सुधारने का भी क्षमता है। अब क्या गलती आप एक नया प्रोग्रामर करता है, नए प्रोग्रामर तो ज़्यादातर गलती करते हैं, तो कुछ हद तक वो उनको रिकवर करने का काम करता है, उसमें आपको मदद करता है। और सबसे पहली बात इम्पॉर्टेंट है सिक्योरिटी। जावा सिक्योर सिस्टम देता है। सिक्योरिटी का मतलब है, यही रीजन है कि आज भी इंटरनेट बेस्ड जितने भी प्रोग्राम हैं वो जावा में लिखे जाते हैं, सी प्लस प्लस में नहीं लिखे जाते हैं। सी प्लस प्लस से ज़्यादा सिक्योर है। और ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के जितने भी प्रोग्राम हाई लेवल पर लिखे जा रहे हैं वो सारे प्रोग्राम जावा में लिखे जाएंगे। आज जितने भी ऐप जनरली बनाए जाते हैं वो सब जावा लैंग्वेज में बनाए जा रहे हैं, ताकि प्रोग्राम हमारा सिक्योर हो, उसमें किसी दूसरे का थ्रेट बहुत ज़्यादा है। आज के डेट में जब हम इंटरनेट और ग्लोबल नेटवर्क की बात करते हैं तो थ्रेट से निपटने में जावा के प्रोग्राम ज़्यादा इफ़िशियंट हैं विथ रेस्पेक्ट टू सी प्लस प्लस। तो इस मामले में भी जावा एडवांस है। हमारा रोबस्ट भी है। रोबस्ट का मतलब प्रोग्राम में कुछ हल्की फुल्की गड़बड़ी होगी तो उनको भी वो मैनेज कर लेता है, वो आसानी से उसको एडजस्ट कर सकता है। प्रोग्राम अगर थोड़ा वीक भी है तो हमारा प्रोग्राम स्ट्रांग है। प्रोग्रामर से छोटी मोटी गलती होगी तो उसको ठीक कर सकता है, जिसको आगे हम देखेंगे किस तरह से उसको ठीक करता है वो। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड कहने का मतलब जावा ही एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें नेटवर्क प्रोग्रामिंग की बात होती है। मतलब अगर हम C1, C2 तीन कंप्यूटर हैं, इन तीनों को आपस में आप जोड़ दीजिए और एक प्रोग्राम इन तीनों कंप्यूटर से अलग अलग मॉड्यूल के रूप में डेवलप करके आपस में जोड़े जा सकते हैं। ये है डिस्ट्रीब्यूटेड। तो प्रोग्राम यहाँ भी बन रहा है, प्रोग्राम यहाँ भी डिजाइन हो रहा है, प्रोग्राम यहाँ भी डिजाइन हो रहा है, आपस में फिर उनको ऑपरेट करेगा। और सिर्फ डिज़ाइन की बात ही नहीं है, प्रोग्राम मॉड्यूलर डिज़ाइन, डिस्ट्रीब्यूटेड डिज़ाइन में प्रोग्राम का कुछ पार्ट यहाँ रन कर रहा होगा, कुछ यहाँ रन कर रहा होगा, कुछ यहाँ रन कर रहा होगा। आप समझ सकते हैं कि ये कितना पावरफुल और रोबस्ट फीचर है कि हम एक ही प्रोग्राम दो अलग अलग मशीन पर एक ही टाइम में रन कर रहे होते हैं, एफिशिएंटली एक दूसरे से कोऑर्डिनेट भी करते हैं, सिंक्रोनाइज्ड वे में कम्युनिकेशन होता है। तो नेटवर्क प्रोग्रामिंग में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जावा लैंग्वेज। तो डिस्ट्रीब्यूटेड फीचर भी है इसमें। फैमिलियर, सिंपल एंड स्मॉल, छोटे छोटे प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं। फैमिलियर इस मामले में हम बोल रहे हैं कि जो सी प्लस प्लस का कॉन्सेप्ट जानते हैं उनको जावा में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वो आसानी से जावा को ग्रास्प कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये एक फीचर हो गया कि वो फैमिलियर है। अगर सी प्लस प्लस तो आप जानते ही हैं, तो आपके लिए फैमिलियर है, थोड़ा बहुत चेंज होगा, उसको आप समझेंगे, आसानी से जावा के साथ फैमिलियर हो जाएंगे आप।
सिंपल है और छोटे छोटे प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं। मल्टी थ्रेडेड एंड इंटरैक्टिव, ये नया कॉन्सेप्ट है जो C++ में नहीं है। मल्टी थ्रेडिंग की बातें करता है, मतलब एक ही प्रोग्राम के अलग अलग थ्रेड बना करके अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म आप कर सकते हैं, और यहाँ पर जो काम हम करते हैं वो पैरेलल रन करने वाला कॉन्सेप्ट है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम एक से अधिक प्रोसेस को एक साथ रन कर सकता है, उसी तरह जावा एक ही प्रोग्राम के अलग अलग थ्रेड बना करके उनको पैरेलल करता है। पैरेलल मल्टी थ्रेडिंग का सीधा सा कॉन्सेप्ट है स्पीड अप द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड एक्सेस टाइम। तो टाइम भी कम लगता है, फास्ट हमारा प्रोग्राम फास्ट रन करता है, और इंटरैक्टिव है, ये रन टाइम इंटरैक्शन भी कर सकता है। अलग अलग सिस्टम में अगर चल रहा है तो इनसे मैसेज ट्रांसफ़र आसानी से किया जा सकता है, उसके आधार पर परफॉर्मेंस ये इम्प्रूव करता है। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इंटरैक्टिव तो होना ही चाहिए, अगर इंटरैक्टिव नहीं होगा तो फिर डिस्ट्रीब्यूटेड का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। तो ये इंटरैक्टिव है और मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट लेके आया है। परफॉर्मेंस इनका बहुत हाई है। परफॉर्मेंस हाई का मतलब ये जावा ऐसा लैंग्वेज है जिसके लिए आप स्मार्टफोन में भी प्रोग्राम रन कर सकते हैं, डेस्कटॉप में कर सकते हैं, लैपटॉप में कर सकते हैं, सर्वर के लिए बना सकते हैं, वर्क स्टेशन के लिए बना सकते हैं, मतलब अलग अलग जगह के लिए आप इसको बना सकते हैं। इनका परफॉर्मेंस बहुत हाई होता है, फास्ट होगा, इजी टू डिजाइन होगा, और रीयूजेबिलिटी सबसे बड़ी बात है। इसमें क्लास डिज़ाइनिंग का कॉन्सेप्ट है, और एक बार क्लास अगर डिक्लेयर कर दिया था आप जितनी बार इस्तेमाल करें कोई बात नहीं है, तो इसका परफॉर्मेंस बहुत हाई होता है। यहाँ पर प्रोग्राम रीराइट करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप क्लास एक बार डिज़ाइन कर दीजिए, प्रोग्रामिंग कोड से उनको जब चाहे एक्सेस कर सकते हैं। और डायनेमिक एंड एक्सटेंसिबल, ये प्रोग्राम डायनेमिक फीचर प्रोवाइड करता है। और डायनेमिक फीचर कहने का मतलब इसमें अगर नया कुछ मॉड्यूल डेवलप करना है तो अपने प्रोग्राम में सीधे ऐड कर दीजिए, डायनेमिकली लिंक हो जाएगा। पहले के जो प्रोग्राम है उसमें अपग्रेडेशन बहुत आसान है। इससे पहले जो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज में क्या होता था कि लैंग्वेज में कुछ बदलाव करना है तो हो सकता है पूरा लैंग्वेज बदलना पड़े, 50% लैंग्वेज में चेंज करना पड़े। यहाँ पर कुछ नहीं है, मॉड्यूलर डिज़ाइनिंग है, आप किसी मॉड्यूल को ऐड कर सकते हैं, किसी मॉड्यूल को हटा सकते हैं, आसानी से डायनेमिकली उनको एक्सचेंज किया जा सकता है। इसलिए बड़ा से बड़ा प्रोग्राम भी छोटे छोटे मॉड्यूल को मिलाकर बहुत बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा, प्रोग्राम छोटा भी हो जाएगा, जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा आप प्रोग्रामिंग करेंगे। एंड एक्सटेंसिबल, इसको प्रोग्रामिंग को बाद में एक्सटेंड करना आसान होता है, इसके लिए पूरे प्रोग्राम को डेवलप करने की, रीजेनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जावा के इम्पॉर्टेंट फीचर हैं जो आपको जानने हैं, समझने हैं। ये सारे फीचर जो हैं उनको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड एडिशन कोर जावा। तो हमारा सिलेबस कोर जावा का है, स्टैंडर्ड एडिशन की है। ये सारे फीचर जो अभी हम पढ़ेंगे वो जावा के हर मॉड्यूल में इस्तेमाल किए जाएंगे, चाहे इंटरनेट प्रोग्रामिंग की बात हो, चाहे ऐप डेवलपमेंट की बात हो, स्मार्टफोन के प्रोग्रामिंग की बात हो, या नहीं तो एक बेसिक प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट की बात हो। कोर जावा जो है स्टैंडर्ड एडिशन ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। इंटरनेट के लिए थोड़ा सा उसमें बदलाव करना होगा, आप पढ़ ये अगर बेसिक फीचर आप जानते हैं, कोर जावा आप समझे हुए हैं, तो एडवांस जावा स्टैंडर्ड एडिशन की अगर हम बात, एक्सप्रेस एडिशन की बात करें, इंटरप्राइज एडिशन की बात करें, तो इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करना होगा, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ऐड करेंगे तो एक्सप्रेस एडिशन में चले जाएंगे, इंटरप्राइज में चले जाएंगे, कॉमर्शियल एप्लीकेशन में चले जाएंगे, और वेब एप्लीकेशन में जावा एप्लेट की बात होती है। तो यहाँ पर हमारा लैंग्वेज इस ढंग से डिज़ाइन किया गया है कि आप स्टैंडर्ड एडिशन, स्टैंडर्ड जावा को पढ़ेंगे, जिसमें जावा के हर फीचर के विषय में जानकारी दी जाएगी, और आगे से हम लोग इन्हीं फीचर पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। आज के वीडियो लेक्चर को हम यहीं रोकते हैं कि इन सारी बातों को आप ध्यान में रखेंगे कि जावा प्रोग्रामिंग क्या है, जावा प्रोग्रामिंग के मेन एट्रीब्यूट पर हम लोगों ने डिस्कशन किया। इन्हीं सारे एट्रीब्यूट को प्रोग्रामिंग के दौरान भी हम ध्यान में रखेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जावा हमें
मदद करता है कंप्यूटर को हैंडल करने के लिए, कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाने के लिए। और हम इसको ठीक से समझ लें तो जावा में प्रोग्राम बनाना कितना आसान है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।